नमस्कार। आज जिस रचना पर बातचीत होगी उसका शीर्षक है मेरी तिब्बत यात्रा और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1963 में हुई। यह आधुनिक हिंदी यात्रा साहित्य के सबसे ऊर्जावान और बहुआयामी हस्ताक्षरों में से एक हैं। वे भाषाविद, इतिहासकार, बौद्धविद, अनुवादक और घुमक्कड़ चिंतक थे, जिनके लेखन ने हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांत को केवल अनुभव कथा से ऊपर उठाकर ज्ञानात्मक, दार्शनिक और शोधमुखी दिशा दी थी। उनके कई प्रवास स्वतः ही शोध प्रयास बन जाते, विशेषकर तिब्बत की यात्राएं, जहां वे पांडुलिपि संग्रह, भाषा अध्ययन और बौद्ध दर्शन की खोज में रहे। यह किताब उन्हीं यात्राओं का परिणाम है, एक व्यक्तिगत वृतांत, एक ऐतिहासिक दस्तावेज और एक बौद्ध तथा सांस्कृतिक शोध का मिश्रण। पुस्तक का ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि मेरी तिब्बत यात्रा मूलतः उस युग के में लिखी गई है जैसे 1920 से 1930 के दशक में लिखी गई यात्राओं का विवेचन है। एक ऐसे समय की जीवित तस्वीर जो आज बहुत बदल चुकी है। तिब्बत के भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्यों में बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ते समय हमें इसे युग दृष्टि में समझना होगा। यह आज की तिब्बत का रिपोर्ट नहीं, बल्कि 20वीं सदी के आरंभिक दशकों की एक साक्ष्य श्रेणी में आती है। संरचना और साहित्यिक रूप अगर देखें तो इसको निबंध, यात्रा वृतांत और शोध का मिश्रण कह सकते हैं। सांकृत्यायन जी की लेखन शैली में यात्रा कथा का सहज प्रवाह है, पर वह कभी सतही नहीं होती। मेरी तिब्बत यात्रा में हम 3 परत संरचना देखते हैं, जिसमें पहली परत है यात्रा वृतांत, जिसमें दिन प्रतिदिन का अनुभव है। मार्ग, दृश्यों, कठिनाइयों, मौसम वर्णन और स्थानीय लोगों के साथ हुए घटनाओं की रोचक और सजीव बारीकियां यहाँ प्रस्तुत है। यहाँ लेखक का साक्ष्यात्मक भाव सबसे अधिक दृश्यमान है। हिमालय की ऊंचाइयों की थकान, ट्रैक की व्यवस्था, मार्गों के किस्से, स्थानीय मेलजोल और अनपेक्षित परिस्थितियां सब पाठक को वहां पहुंचा देते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक धार्मिक विवेचन। तिब्बती मठ, भंगिमा, बौद्ध कर्मकांड, तपस्या, प्रथाएं, भिक्षु जीवन और धार्मिक ग्रंथों की चर्चा यहाँ लेखक सिर्फ देखता लिखता ही नहीं, बल्कि गहरे सांस्कृतिक और दार्शनिक निष्कर्ष भी रखता है। तीसरा है शोधात्मक अभिलेख पांडुलिपि विवरण। राहुल सांकृत्यायन का तिब्बत आने का एक बड़ा उद्देश्य वहाँ की दुर्लभ पांडुलिपियों को देश में लाना और उनका अध्ययन करना था। किताब में पांडुलिपि खोज, ग्रंथों के शास्त्रीय संदर्भ, भाषा विश्लेषण और अनुवादीय टिप्पणियां मिलती हैं, जो इसे केवल यात्रा कथा नहीं बल्कि विधागत दस्तावेज बनाती हैं। इस तरह से पुस्तक की जो संरचना है वो बहुगुणी है, जहां व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक निष्कर्ष और शोधात्मक अभिलेख आपस में गुथे हुए मिलते हैं। राहुल सांकृत्यायन का लेखन कभी कभी आत्मिक स्वर में भी आता है। यात्रा अनुभव का दार्शनिक सारांश देते हुए यह मिश्रण पाठक को न केवल भ्रमण पर ले जाता है, बल्कि बौद्ध विचार, इतिहास और भाषा साहित्य के क्षेत्र में भी प्रवेश कराता है। भाषा शैली और कथ्य कुशलता के स्तर पर राहुल सांकृत्यायन हिंदी की एक पक्की, सटीक तथा समृद्ध शैली में लिखते हैं। उनकी भाषा में 2 विशेषताएं स्पष्ट दिखती हैं। पहला है साक्ष्यात्मक सादगी। वातावरण वर्णन में वह अत्यधिक यथार्थवादी होते हैं। छोटे छोटे दृश्य, संवाद, वस्तुनिष्ठ विवरण और संवेदी अनुभव, जैसे हवा, सर्दी, मृगनयनी धूल, ऊंचाई का असर पाठक को जीवंतता देते हैं। वैचारिक गहराई भी है। किसी भी दृश्य के पीछे वे प्रश्न ढूंढते हैं। यह समाज कैसे चला करता है, यहाँ की धार्मिक चेतना का तर्क क्या है, ग्रंथों की महिमा क्या बताती है। इसी कारण उनके वर्णन में चिंतन, व्याख्या और तुलना का विस्तार मिलता है।
लेखन का टोन कभी कभी विद्वतापूर्ण और ऐतिहासिक संदर्भों से संपन्न है, परंतु साधारण पाठकों के लिए भी वह अपठ्य नहीं होता, क्योंकि लेखक व्यक्तिगत अनुभवों और कथाओं के माध्यम से जटिल विचारों को सहज बनाते हैं। यही राहुल सांकृत्यायन की शैली को खास बनाती है। गहनता के साथ साथ पठनीयता भी यहाँ मौजूद है। इस रचना में जो प्रमुख विषय और उसकी विवेचना की गई है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि इसे वैज्ञानिक, बौद्ध वैचारिक तथा साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया गया है। जैसे तिब्बती समाज और उसकी जीवन शैली पर पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। इस किताब में राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत के ग्रामीण तथा नगर जीवन का विस्तृत विवेचन किया है। उनके खान पान, वस्त्र, आवास, सामाजिक नियम, पारिवारिक ढांचा और बदलते सामाजिक संकेत मौजूद हैं। वे स्थानीय लोगों के साथ गहरे संवाद करते हैं और उनकी दुनिया को भावनात्मक तथा ऐतिहासिक संदर्भों में प्रस्तुत करते हैं। यह विवेचन आज के शोधकर्ता के लिए प्राथमिक स्रोत की तरह है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष साक्ष्य है जिसमें रोजमर्रा की प्रथाएं और सांस्कृतिक सूक्ष्मताएं दर्ज हैं। बौद्ध मठ संस्कृति और धार्मिक अभ्यास को भी इस पुस्तक में गंभीरता से रखा गया है। राहुल सांकृत्यायन के लिए तिब्बत हमेशा बौद्ध अध्ययन का केंद्र रहा। पुस्तक में मठों का आंतरिक जीवन, भिक्षु शिल्प, मंत्र पाठ, विविध संप्रदायों का वर्णन और ग्रंथालयों की स्थितियां विवेचित हैं। इनके माध्यम से वे बौद्ध धर्म के तिब्बती रूपों और स्थानीय व्याख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और कई बार तर्क वितर्क करके तुलना भी करते हैं। यह बौद्ध तत्व पर एक जीवंत प्रत्यक्ष दृश्य प्रदान करता है। पांडुलिपि खोज और ग्रंथीय कार्य भी इस पुस्तक में झलकते हैं। यह पुस्तक उस तत्व के कारण भी विशेष है कि लेखक ने तिब्बत से कई प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां इकट्ठी की। इन ग्रंथों का भाषाई, ऐतिहासिक और दार्शनिक महत्व उनके पाठों में बार बार उभर कर आता है। हाल के वर्षों में उन कुछ पांडुलिपियों के हिंदी अनुवाद और प्रकाशन के प्रयासों का समाचार भी रहा है, जो सांकृत्यायन के योगदान की निरंतरता को दर्शाता है। भाषा शोध और शब्दकोशीय काम भी यहाँ दिखता है। सांकृत्यायन की बहुभाषिक क्षमता, तिब्बती, पाली, संस्कृत, रूसी आदि ने उन्हें तिब्बती शब्दों, स्थानीय बोलियों और भाषाई संरचनाओं को दर्ज करने का अवसर दिया। उनके भाषाई अवलोकन, तिब्बती हिंदी शब्दावलियों और व्याकरण संबंधी नोट्स आज भी भाषाविदों के लिए उपयोगी हैं। राजनीतिक ऐतिहासिक संकेत और भूदृष्टि भी पुस्तक में नजर आते हैं। पुस्तक में 1930 के दशक के तिब्बत के राजनीतिक भूगोल का भी परिचय मिलता है। उस समय का लहासा, केंद्रित सामाजिक आदेश, स्थानीय सत्ता संरचनाएं और सीमांत राजनीतिक प्रक्रियाएं पाठक को यह समझने में मदद करती हैं कि कैसे भू राजनीति, व्यापक मार्ग और धार्मिक संगठनों ने इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को आकार दिया। अध्यायवार या खंडवार जो मुख्य अंश है, उनके बारे में मैं बातचीत करूंगी और मैं थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में सारांश आपको बताऊंगी, जो पाठक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे यात्रा आरंभ और मार्ग के बारे में लेखक ने लिखा है, जैसे लेखक का प्रस्थान, मार्ग की कठिनाइयाँ, हिमालयी जो वृक्ष है, साथी यात्रियों के साथ जो क्षण बिताए, मानसिक तैयारी किस तरह हुई। फिर है पहला संपर्क, नज़दीकी गांवों तथा बाजारों से, स्थानीय जीवन रूप से, व्यापारिक आदतें, खाने पीने और वस्त्रों का वर्णन। इसके बाद लहासा आगमन और मठों का भ्रमण, लहासा का बाजार, जैनल पत्रे, मठों का जो प्रभुत्व है और वहाँ के विद्वानों भिक्षुओं से संवाद भी पुस्तक में मौजूद है। पांडुलिपि संग्रह का विवरण भी यहाँ मौजूद है। कहाँ कहाँ ग्रंथ मिले, उनकी दशा, संरक्षण और लेखक के रूप में उनसे जुड़ी गतिविधियों का वर्णन है। भाषाई टिप्पणियाँ और शब्दावली भी मौजूद है।
तिब्बती शब्दों का उल्लेख है, कई बार छोटे छोटे शब्दकोशीय नोट्स भी हैं। धार्मिक तर्क और दार्शनिक मनन भी यहाँ मौजूद है। लेखक का बौद्धवाद तथा उनकी विवेचना, तुलना विचार और आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी मौजूद है। यात्रा समाप्ति और वैचारिक समापन पर भी पुस्तक में लेख है, जैसे लौटना, प्राप्तियों का लेखा जोखा और अनुभवों से उठता हुआ दार्शनिक सार। इन सब में लेखक ने न केवल घटनाओं का वर्णन किया है, बल्कि उन घटनाओं के भीतर छिपे अर्थ, ऐतिहासिक परतें और सामाजिक संरचनाओं का भी विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिससे पुस्तक का पठनीय आनंद तो बढ़ता ही है, साथ ही वह एक उपयोगी शोध सरणी भी बन जाती है। यह सिर्फ यात्रा कथा नहीं है, यह अनुसंधान भी है, संरक्षण भी है और राष्ट्र धरोहर भी है। कई पाठक जो है वो यात्रा वृतांत को केवल रोचक अनुभवों का संग्रह समझकर पढ़ते हैं, पर सांकृत्यायन के साथ ऐसा आसान विभाजन काम नहीं आता। उनकी तिब्बत यात्रा का एक स्पष्ट शोधात्मक लक्ष्य था बौद्ध ग्रंथों की खोज और भारत तथा तिब्बत के बौद्ध वैचारिक संपर्क का पुनः पाठ। इस उद्देश्य ने उनकी यात्रा को सिर्फ व्यक्तिगत रुचि से आगे का रूप दिया, इसे एक प्रकार का संचार कार्य क्षेत्र कहा जा सकता है। दुर्लभ ग्रंथों का संरक्षण और उनके सामाजिक धार्मिक महत्व का अनुलेखन आज के परिप्रेक्ष्य से देखें तो उनका यह प्रयत्न पुरातत्व प्रयास अथवा ज्ञान संरक्षण का ऐतिहासिक अध्याय बन चुका है, और हाल के वर्षों में उनके द्वारा लाए गए कुछ ग्रंथों के हिंदी अनुवाद प्रकाशन की खबरों से यह तथ्य पुष्ट होता है। भाषा विज्ञान और अनुवाद, जिसमें बहुभाषिकता का महत्व है, उसमें सांस्कृत्यायन की बहुभाषीय पृष्ठभूमि, संस्कृत, पाली, तिब्बती, रूसी आदि ने उन्हें न सिर्फ ग्रंथों को पढ़ने में मदद की, बल्कि भाषाई और स्थानीय संरचनाओं को समझकर उनकी बुनावट में रुचि जगाई। मेरी तिब्बत यात्रा के कई हिस्सों में आपको भाषा उपयोग के सूक्ष्म नोट मिलेंगे, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, स्थानीय उच्चारण, लेखन शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन। इस दृष्टि से पुस्तक केवल ऐतिहासिक या दार्शनिक नहीं, बल्कि भाषा वैज्ञानिक रिकॉर्ड भी है, जिसको आप अध्ययन में योगदान के तरह से देख सकते हैं। सामाजिक नैतिक पैमाने पर पुस्तक का प्रभाव और आलोचनात्मक समस्याओं पर विचार करें तो राहुल सांकृत्यायन जैसे लेखक घुमक्कड़ों की यात्राएं अक्सर राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भावना को प्रेरित करती हैं। भारत के बौद्ध इतिहास, नालंदा, पारंपरिकता और तिब्बत के साथ सांस्कृतिक नाते पर प्रकाश डालने में इस पुस्तक का योगदान स्पष्ट है। इसके अलावा यह पुस्तक हिंदी यात्रा साहित्य को गंभीर शोध क्षेत्र में बदलने का एक बड़ा कदम रही है। आलोचनात्मक समस्याएं या सीमाओं पर विचार करें तो निहित परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं, जैसे लेखक की टिप्पणियां और व्याख्याएं 1930-40 के ज्ञान और दृष्टिकोण की सीमा में है। कुछ सामाजिक व्याख्याएं आज के मानदंडों पर पुनरावलोकन की मांग कर सकती हैं। एकल दृष्टि की बात भी कर सकते हैं। यह कहानी मुख्यतः लेखक की व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित है, इसलिए वहाँ के विविध समुदायों, लिंग आधारित अनुभवों या आम जीवन के कुछ पहलू उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं। प्रामाणिकता और सत्यापन की बात करें तो पांडुलिपि मामलों में आज के शोध के अनुसार कुछ दावे पुनः जांच के लायक हैं, तथापि यह कमी इस तथ्य से इसको आंशिकता कह सकते हैं संतुलित होती है कि सांकृत्यायन ने प्रत्यक्ष जुटान किया और व्यक्तिगत संरक्षण कार्य किया। आधुनिक पाठक के लिए इसकी प्रासंगिकता पर बात करें और आज इसे क्यों पढ़ें, अगर यह सवाल हमारे सामने है तो हमारे पास जवाब है कि ऐतिहासिक संदर्भ प्राप्त करने के लिए इसे पढ़ें। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के तिब्बत जीवन का प्रत्यक्ष साक्ष्य इसमें है। बौद्ध अध्ययन तथा साहित्यिक शोध के लिए इसे पढ़ें। पांडुलिपि विवरण और ग्रंथीय टिप्पणियां शोधार्थियों के लिए उपयोगी प्राथमिक स्रोत हैं। यात्रा साहित्य का स्वाद लेने के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में गहन, विचारशील और सूक्ष्मतापूर्ण यात्रा वृतांत पढ़ने का अवसर आपको इससे मिल सकता है।
भाषाई तथा अनुवाद रुचि रखने वालों के लिए यह एक खूबसूरत नमूना हो सकता है, जिसमें तिब्बती स्रोतों के हिंदी अनुवाद में सहायता करने वाली बुनियादी टिप्पणियां हैं। अगर तुलनात्मक दृष्टि रखनी है और राहुल सांकृत्यायन के साथ अन्य यात्रा लेखकों की तुलना करनी है, तो हम परंपरागत यात्रा लेखकों को इनके साथ देख सकते हैं। एक स्पष्ट अंतर उभरता है। अधिकांश यात्रा लेखक जीवन दृश्यों, अनुभवों और रोचक क्षणों पर बल देते हैं। वहीं राहुल सांकृत्यायन न केवल अनुभव बताते हैं, बल्कि उसे ऐतिहासिक, भाषाई तथा दार्शनिक रूप में भी अन्वेषित करते हैं। इसलिए वे यात्रा लेखक भी हैं और शोधकर्ता भी, एक मिश्रित प्रकार जो दुर्लभ है। उनकी यह जो दोहरी भूमिका है, उन्हें साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में अनूठा बनाती है। विभिन्न प्रकाशनों के पास मेरी तिब्बत यात्रा के संस्करण मौजूद हैं। कुछ में अनुवाद, खोज नोट्स या संपादकीय टिप्पणी भी जोड़ी जाती है। यदि आप शोध या शिक्षा उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे संस्करण चुनें जिनमें जो प्रकाशकीय टिप्पणियाँ, पाद टिप्पणियाँ और संदर्भ सूची हों। व्यवहारिक संस्करण जैसे पठनीय तो हैं, पर शोध कर्म हेतु उन्हें सहायक नोटेशन की आवश्यकता होगी। पढ़ने की रणनीति अगर देखें तो इसको पहली बार भाव अनुभव के रूप में पढ़ा जा सकता है। पाठ के प्रति स्वतः स्नेह विकसित करने के लिए इसे सामान्य यात्रा कथा की तरह पढ़ें। लेखक के वक्तव्य, दृश्यों और कहानी के प्रवाह का आनंद लें। दूसरी बार शोध नोट्स के साथ भी आप देख सकते हैं। पांडुलिपि विवरण, नाम, स्थान और संदर्भ पर नोट्स बनाएं। जिन ग्रंथों का उल्लेख है उनकी सूची बनाकर आगे संदर्भ देखें। तीसरी बार संदर्भ तुलना करें। आज के स्रोतों के साथ मिलान करें। जहां लेखक के दावे ऐतिहासिक भाषाई हैं, उन पर आधुनिक शोध से तुलना करें। सहपठन यदि संभव हो तो बौद्धवादी विशेषज्ञ, इतिहासज्ञ या भाषा विज्ञानी की टिप्पणियां पढ़कर परिप्रेक्ष्य समृद्ध करें। टिप्पणियों और संदर्भों का संकलन जो है, किताब के अंत में पाए गए ग्रंथ सूची तथा पांडुलिपि उल्लेख का सारांश बनाकर यह भविष्य के शोध के लिए उपयोगी हो सकता है। इस तरह से चरणबद्ध पठन से आप इस पुस्तक का साहित्यिक आस्वाद ले सकेंगे और ऐतिहासिक ज्ञान और शोध वस्तु का भी समुचित लाभ उठा सकेंगे। मेरी तिब्बत यात्रा एक बहुस्तरीय रचना है। यात्रा वृतांत, शोध रिपोर्ट और दार्शनिक चिंतन का एक संयोजन है। यह किताब न केवल उस समय के तिब्बत का प्रमाण देती है, बल्कि हिंदी में यात्रा साहित्य को एक गंभीर, विद्वतापूर्ण स्वर देती है। राहुल सांकृत्यायन की भाषा सुधार, विद्वता और अनुभव गहनता इसे कालजयी बनाती है। हालांकि इस पुस्तक में आधुनिक दृष्टिकोण से समायोजनों और संवेदनशील पुनर्व्याख्याओं की आवश्यकता है, पर यह केवल उन सीमाओं से निर्देशित है जो किसी भी प्राचीन ऐतिहासिक यात्रा वृतांत में स्वाभाविक है। यदि तिब्बत संबंधी सांस्कृतिक, बौद्धिक और ऐतिहासिक अध्ययन आपको करना है, तो यह पुस्तक अवश्य पढ़ें। यदि आप यात्रा कथा के सुख के लिए पढ़ना चाहते हैं, तब भी यह पठनीय है और यह विचलित कर देने वाला अनुभव आपको देगा। शोधार्थियों के लिए विशेषकर पुराने संस्करणों के साथ साथ आधुनिक संपादित संस्करण अनुवादकों को भी देखना चाहिए, जो पांडुलिपियों के अनुवाद तथा शास्त्रीय टिप्पणियां देते हैं। सांकृत्यायन की अन्य यात्रा रचनाएं, उनकी अन्य यात्रा कृतियां और आत्मकथा खंड भी पढ़कर उनकी विचारधारा में निरंतरता का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुवाद और संशोधन के आधुनिक प्रयासों को देखना चाहिए। 1930 के राजनीतिक और सामाजिक लेखों के साथ तुलना भी कर सकते हैं आप। तिब्बत यात्रा महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा के अनुभवों, वहाँ के समाज, संस्कृति, बौद्ध मंदिर, प्राचीन मंदिर, पांडुलिपियों और प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है। और यह यात्रा मुख्यतः बौद्ध धर्म के प्राचीन ज्ञान की खोज के लिए थी। यह हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांत विधा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे राहुल सांकृत्यायन की
यायावर मन और ज्ञान पिपासा को दर्शाने के लिए जाना जाता है। इस पुस्तक की मुख्य बात अगर देखें तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी कहते हैं, इसके लेखक हैं। इसका विषय बौद्ध धर्म की प्राचीन ज्ञान संपदा की खोज है, तिब्बत का समाज है, संस्कृति है, प्राकृतिक सौंदर्य है और वहाँ के लोग हैं। इस यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित दुर्लभ पांडुलिपियों और ज्ञान की खोज करना है। लेखक ने यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों, प्रतिकूल परिस्थितियों और अपने यायावरी स्वभाव का भी वर्णन किया है। साथ ही वहाँ की मूर्तियों, चित्रों और आभूषणों का भी संग्रह और वर्णन किया है। यह पुस्तक सिर्फ एक यात्रा का विवरण ही नहीं है, बल्कि एक विद्वान की ज्ञान की प्यास और बौद्धिक खोज की कहानी है, जो पाठकों को तिब्बत की यात्रा और वहाँ की संस्कृति से रूबरू कराती है। अगर आप इस पुस्तक के बारे में या तिब्बत यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन पहलुओं पर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन का जीवन और उनकी अन्य यात्राएं, बौद्ध धर्म और दर्शन, तिब्बत के प्रवेश द्वार और यात्रा के तरीके जैसे नेपाल या चीन से, तिब्बत के प्रमुख स्थल जैसे लहासा मंदिर आदि। इन सब के बारे में आप इस पुस्तक से अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तिब्बत, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थल है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मेरी तिब्बत यात्रा का अनुभव जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो न केवल मानसिक दृष्टिकोण को बदलता है, बल्कि आत्मिक यात्रा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी तिब्बत यात्रा की शुरुआत भारत के हिमाचल प्रदेश से हुई, जहां से यात्रा के लिए तैयारी शुरू की गई। तिब्बत का प्रवेश बिंदु नेपाल के साथ भारतीय सीमा पर स्थित सिलीगुड़ी था। वहां से लहासा, तिब्बत की राजधानी, जाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करना था। तिब्बत की यात्रा के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होती है, क्योंकि यह क्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील है। यात्रा का मार्ग जो है वो नेपाल से तिब्बत की ओर है, जो तिब्बत की यात्रा की ओर पिरामिड के समान प्राचीन पर्वतों को पार करते हुए एक लंबी यात्रा है। तिब्बत के रास्ते पर हर मोड़ पर एक नई दुनिया है। ऊंचाई पर स्थित छोटे छोटे गांव, नीले आकाश में उड़ते हुए गिद्ध, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, यह सब मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तिब्बत के रास्ते में कई बौद्ध मठ, मंदिर और बुद्ध के चित्रित पत्थर मिलते हैं, जो यहाँ के धार्मिक जीवन की गहरी छाप छोड़ते हैं। लहासा और उसकी धार्मिक महिमा के बारे में इस पुस्तक में वर्णन है। लहासा पहुँचने के बाद, जो तिब्बत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है, एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसे देखते हुए लेखक को आशीर्वाद जैसा महसूस हुआ। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है पोटाला पैलेस, जो कभी तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा का निवास स्थान था। इस महल में हजारों साल पुरानी बौद्ध चित्रकला और मूर्तियों का खजाना छुपा हुआ है। लहासा में एक और प्रसिद्ध स्थल है जोकांग मंदिर, जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रार्थना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। जोकांग मंदिर का वातावरण बहुत ही शांति और आस्था से भरा हुआ है। यहाँ के लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं को गहरे से मानते हैं और भिक्षु अपनी दिनचर्या में ध्यान और प्रार्थनाओं में लीन रहते हैं। तिब्बत की संस्कृति और लोगों के बारे में इसमें वर्णन है। तिब्बत के लोग अपनी संस्कृति, धर्म और पारंपरिक जीवन शैली को बहुत सहेज कर रखते हैं। उनकी जीवन शैली में संतुलन, सरलता और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था है। तिब्बती भाषा, कला, संगीत और नृत्य यहाँ के समाज की पहचान है। यहाँ के लोग पारंपरिक तिब्बती पोशाक पहनते हैं और उनकी दिनचर्या में धार्मिक अनुष्ठान महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किताब में तिब्बत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, जिसने लेखक को मंत्रमुग्ध कर दिया था। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, विस्तृत मवेशी चारागाह और शांत झीलें यहाँ की प्राकृतिक विशेषताएं हैं। नमस्ते झील और यानछेनपो जैसी झीलें अपने नीले पानी के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं।
इन झीलों के किनारे खड़े होकर लेखक ने महसूस किया कि यहाँ की शांति और स्वच्छता आत्मा को शांति देती है। यात्रा का समापन दर्शाते हुए मेरी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने बताया कि केवल तिब्बत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को जानने का अवसर मात्र नहीं मिला, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली, उनकी आस्था, उनके संघर्ष को भी समझने का मौका मिला। यह यात्रा उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा बन गई, जो उनके आंतरिक शांति और गहरी समझ के लिए भी मददगार साबित हुई। तिब्बत एक रहस्यमय और अद्भुत भूमि है जो अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर से भरी हुई है। यह यात्रा न केवल एक भौतिक यात्रा थी, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक यात्रा भी थी। लेखक को उम्मीद है कि भविष्य में फिर से तिब्बत जाने का अवसर मिलेगा, ताकि इस क्षेत्र की और भी गहरी समझ उन्हें मिल सके। इस पुस्तक के संदर्भ में अभी इतनी ही जानकारी मैं दे रही हूँ। धन्यवाद।